Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. Because of some technical issues हम कल ये particular चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट आज हम पहले 31 दिसंबर का करेंगे एंड इसके बाद there would be another video for the 20 GK question for 1st January also. So let's look at the question from the yesterday's newspaper. So again go through yesterday's daily news analysis, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, so it would be very easy for you. So पहला क्वेश्चन है what does SpaceX stand for? तो कल हमने डॉकिंग अनडॉकिंग और स्पेस इसरो के स्पेस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करा था और SpaceX stands for स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. So the correct answer for question first is going to be option C only. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच रॉकेट विल लॉन्च या वॉज यूज टू लॉन्च इसरो स्पेसएक्स मिशन. तो स्पेसएक्स मिशन के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज सी. PSLV C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 इज द नेम ऑफ द रॉकेट जो हमने इस पर्टिकुलर मिशन के लिए यूटिलाइज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कंट्री विल इंडिया ज्वाइन एज द 4th टू मास्टर स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी. तो स्पेस डॉकिंग जो हमने कल डिस्कस करी थी विच इज बेसिकली कि आपके दो स्पेस के कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए यानी डॉक कर सकें एक दूसरे में, दैट इज द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. और इंडिया 4th कंट्री बन जाएगी आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना टू सक्सेसफुली हैव दिस एक्सपेरिमेंट. और द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP. MSP का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो वी डिस्कस्ड MSP इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास. और MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन पर्पस होता है कि फार्मर को जो भी वो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसकी एक मिनिमम प्राइस मिल सके सो दैट उसको कोई लॉस ना हो, उसको एक श्योरिटी हो कि वो जो भी क्रॉप ग्रो कर रहा है उसका उसे एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो होता है, जो मिनिमम प्रॉफिट होता है वो उसे मिल पाएगा. एंड इफ यू लुक at the option you can see सबसे appropriate option in this particular case is option A only to ensure farmers receive a minimum price for their crops. So correct answer for question 4th is going to be option A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द MSP सिस्टम इन इंडिया. मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम के अंदर में हम कितने क्रॉप्स का यहां पे पर्टिकुलरली MSP को डिक्लेयर करते हैं? तो यू शुड नो इंडिया के अंदर में हम MSP के अंदर में 22 क्रॉप्स के लिए 22 मैंडेटरी क्रॉप्स आर देयर जिसके लिए हम आपका MSP सिस्टम आपका एस्टैब्लिश करा हुआ है. इसके अलावा देयर इज वन मोर क्रॉप जिसके लिए आप FRP फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को यूटिलाइज करते हो. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज द फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस अप्लाई टू. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर. जो 23rd क्रॉप है जिसपे हम MSP की तरह FRP करते हैं दैट इज शुगर केन. सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच बॉडी रिकमेंड्स MSP रेट्स टू द गवर्नमेंट. मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या रेट्स गवर्नमेंट को हर मैंडेटरी क्रॉप पे मिलनी चाहिए जो 22 क्रॉप्स हैं, वो पर्टिकुलरली कौन सी एजेंसी या कौन सी ऐसी कमिटी या ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इसको रिकमेंड करती है. तो फाइनल डिसीजन तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कैबिनेट ही करती है, बट वो जो पर्टिकुलरली प्राइस होती है उसकी रिकमेंडेशन इज गिवन बाय CACP विच इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. CACP ये वैल्यू को साइंटिफिकली कैलकुलेट करके रिकमेंड करती है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. MSP फॉर क्रॉप्स इज फिक्स्ड एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो एक्चुअल में जो MSP डिसाइड करी जाती है वो कितने टाइम्स होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए फार्मर का उस पर्टिकुलर केस में. तो जो आपका रिकमेंडेड है एज पर द गवर्नमेंट इट इज द 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका एटलीस्ट 50% जो भी वैल्यू होगी वो उसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए. So the correct answer for question 8 is option B. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इन डिसाइडिंग MSP. आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करी जाती है इन चार में से कौन सा कंपोनेंट है जो उसमें यूज नहीं किया जाता. तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो आप जैसे अगर ऑप्शन देखोगे रिकमेंडेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट सब्सिडी, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस ट्रेंड. तो यू नो दिस कि अगर मैं MSP जो इंडियन फार्मर्स के लिए कर रहा हूं उसके अंदर में ग्लोबल में क्या मार्केट ट्रेंड है उससे मुझे क्या लेना देना. बिकॉज जो मिनिमम सपोर्ट
एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पे होगी, मेजरली जो फार्मर होगा एक लोकल वेंडर के पास में जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर में जो कंपोनेंट्स है उनको एमएसपी के लिए यहाँ पे यूज करूंगा टू डिसाइड बेसिकली व्हाट शुड बी द एमएसपी। इसलिए आई वुड से कि ए बी सी वुड बी समथिंग व्हिच वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द एमएसपी, बट नॉट डी वुड बी यूटिलाइज्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9 इज डी। द कंपोनेंट व्हिच इज नॉट यूटिलाइज्ड इन डिसाइडिंग एमएसपी इज ग्लोबल मार्केट प्राइस ट्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज जिमी कार्टर नोन फॉर इन रिलेशन टू हिज पोस्ट प्रेसिडेंसी इयर्स। तो जिमी कार्टर हु डाइड जस्ट लास्ट ईयर ओनली एट द एज ऑफ 100, एंड बिकॉज ही डाइड एट द एज ऑफ 100 ही वाज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट लिविंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो बाकी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग जिमी कार्टर इज बेसिकली दैट ही वाज द लॉन्गेस्ट लिविंग अमेरिकन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज अ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक्चुअल में क्या है, तो आपको 4 डेफिनेशन दी हुई है ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, बट यू शुड नो दिस कि लैंडस्लाइड जो होता है इट इज बेसिकली द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अर्थ और अर्थ मटेरियल ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आप यहां पे अगर ऑप्शन बी देखोगे दैट एग्जैक्टली डिफाइंस द लैंडस्लाइड ओनली। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स दैट कॉजेज अ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को कॉज करने में सबसे प्राइमरी कॉज या प्राइमरी इन्फ्लुएंस किस पर्टिकुलर फोर्स का होता है। सो वी नो दिस बिकॉज इट्स अ डाउन स्लोप मूवमेंट जो यूजुअली आपके माउंटेनियस रीजन्स में होता है, एंड इट इज बेसिकली योर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से आपके लैंडस्लाइड आपके इनिशिएट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा पार्कर स्पेस प्रोब। तो पार्कर स्पेस प्रोब जो नासा ने आपका 2018 में लॉन्च किया था, वो अभी उसने एक बड़ा अचीवमेंट करा है, विच इज बेसिकली कि ये जो नासा का पार्कर स्पेस प्रोब है इट इज बेसिकली टू स्टडी द सन, एंड इसने December 24 को एक अनकॉल्ड या अनहर्ड ऑफ एक आपका अचीवमेंट करा है, विच वॉज बेसिकली इट हैज कम क्लोजेस्ट टू द सन। यानी कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट, कोई भी ऐसा ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट नहीं आया है जो सन के इतना पास में गया हो, और पार्कर स्पेस प्रोब जो है वो बहुत ही पास से आपके सन के पास में अब ऑर्बिट कर रहा है। तो बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज उसने अभी अचीव करी है, इसलिए आपका नासा का ये पार्कर स्पेस प्रोब न्यूज में था। सो आई हैव ऑलरेडी आंसर यू कि जो पर्टिकुलरली नासा का स्पेस प्रोब है ये सन को स्टडी करने के लिए बनाया है, टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर एंड द फिनोमेना of solar wind. So the correct answer for question 13 is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज आदित्य L1 मिशन। सो आदित्य L1 मिशन है जस्ट लाइक नासा, हम इसरो ने भी आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, एंड अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यू वुड नो दिस कि आदित्य L1 मिशन इज आल्सो टू स्टडी द सन ओनली। सो अगेन आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर इट बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेफर टू। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी डिटेल आया है कि 2026 तक आपका जो बैंक्स का एनपी है वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 3% तक पहुंच सकता है। तो एक्चुअली ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर दोज लोन्स ऑफ द बैंक जिसको बैंक्स को लगता है कि अब ये रीपेमेंट नहीं होने वाला है। सो दीज आर द लोन्स विच आर नॉट पेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो अगर एक स्पेसिफिक पीरियड तक पे नहीं किया जाता है तो उन लोन्स को हम एनपीए डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच द बोरोवर मस्ट फेल टू पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर अ लोन टू बी क्लासिफाइड एज एन एनपीए। सो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसलिए नहीं बताया था बिकॉज दैट वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर कोई बोरोवर है वो 90 डेज तक अपने लोन को रीपे नहीं करता है तो उस केस में उस लोन को जो बैंक होता है वो एनपीए डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देता है। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 16 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज क्लासिफाइड एज अ सबस्टैंडर्ड एसेट। तो जो आपके ग्रॉस एनपीए डिक्लेयर होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी या 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर कोई पर्टिकुलर एनपी है जो 90 डेज के रीपेमेंट में फेलियर हो चुका है उसका, और वो 12 मंथ्स के पीरियड को क्रॉस नहीं करा है, तो उसको हम कंपोनेंट ए बोलते हैं विच इज बेसिकली योर सबस्टैंडर्ड एसेट। अगर वो 12 मंथ्स का पीरियड क्रॉस कर चुका होता है तो उसे डाउटफुल एसेट बोला जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट सम ईयर, बट अगर उसे आरबीआई या बैंक ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब इसका रीपेमेंट नहीं होना है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर एनपीए को हम लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपके जो एनपीए होते हैं उनको हम 3 तरीके से कर सकते हैं।
रिमेंबर ये तीनों ही एनपीए हैं। 90 डेज के बाद वो एनपीए डिक्लेयर होता है, तो 90 डेज से लेकर अगर 12 मंथ्स तक का पीरियड है तो उस एनपीए को हम एनपीए को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर वो पर्टिकुलर पीरियड 12 मंथ्स को क्रॉस कर जाता है, 12 मंथ्स प्लस होता है, तो उसको डाउटफुल एसेट्स बोला जाता है। और अगर उसको आरबीआई या बैंक लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है कि रीपेमेंट अब नहीं होना है, तो उसको लॉस एसेट की तरह कैटेगराइज किया जाता है। So these are the 3 categories of NPA. So आप देख सकते हो सब स्टैंडर्ड की पूछा गया, which means these are loan overdue for less than 12 months. So the correct answer of question 17 is option A for you. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच टाइप ऑफ एसेट इज क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। तो कौन से एसेट्स को लॉस एसेट डिक्लेयर किया जाता है। तो वो पर्टिकुलरली लॉस एसेट्स वो हैं जो आपका loans that are not recoverable as suggested by RBI etc. तो I have already answered the question 18 also. तो previous question में हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। लॉस एसेट्स आर दोस एसेट्स which are non recoverable now as per RBI या बैंकिंग रेगुलेशन। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एन H1B वीजा। तो आपके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं यूएस में, उनको शॉर्ट टर्म वर्क वीजा मिल सकता है इन द यूएसए। और जो H1B वीजा होता है, इसका यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है, इट इज बेसिकली 3 years विच इज रिन्यूएबल अप टू 6 years। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 19 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। Okay, so finally the last question for today, what type of visa is available? What type of visa is available for the family members of H1B holders? So H1B पर्सन है, अगर वो मैरिड है या उसके कोई डिपेंडेंट्स हैं, तो वो जो डिपेंडेंट्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको H1B वीजा नहीं मिलता बिकॉज दिस इज अ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा। और इसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसको जो वीजा मिलता है दैट इज द H4 वीजा। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20 इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। ओके, सो स्टूडेंट्स, these were the answer to the 20 GK question from the December 31st आपका जो एडिशन है उसके लिए। I hope this initiative is useful. If you have any doubt, any feedback, you can mention it in the comment box. Okay, so thank you and have a very nice day.